net deferred tax asset is equal to deferred tax asset minus valuation allowance. Net deferred tax asset is equal to deferred tax asset minus valuation allowance. Very important focus area because it's totally played by management, therefore they focus on it. Deferred tax asset minus valuation allowance, which means that आपने deferred tax asset create किए थे because impairment किया था तो लगा बाद में जब asset नीचे दाम पे बिकेगा तब जाके अपना tax बचेगा। एक साल बाद अपने को ये समझ में आया कि यार प्लांट का वैल्यू तो बढ़ गया है, प्लांट से जो कैश फ्लोज है वो ज्यादा आने वाला है, तो लगता है इम्पेयर नहीं हुआ है, अब तो बिकेगा ही नीचे दाम पे, तो इन दैट केस अपना कभी भी वो टैक्स बचने वाला नहीं है जो सोचे थे। तो उस केस में तुम्हारा जो डेफर्ड टैक्स एसेट बैलेंस शीट में खड़ा है वो तो एक्चुअली टैक्स बचने वाला नहीं है, तो यू हैव टू क्रिएट अ कॉन्ट्रा डेफर्ड टैक्स एसेट अकाउंट, अ कॉन्ट्रा डेफर्ड टैक्स एसेट अकाउंट, एंड दैट अकाउंट इज कॉल्ड व्हाट? वैल्यूएशन अलाउंस। Contra deferred tax asset account. Valuation allowance is created for that part of DTA which is not expected to be realized. That is valuation allowance. It is totally under the discretion of the management to feel whether it will be realized or not realized. Therefore, the management का feel changes with a view to smoothen the income statement. Okay, जब वो लोग को लगता है कि वो लोग को income statement को सुधारना है, ठीक है, तो उस केस में वो लोग वैल्यूएशन अलाउंसेस और ज्यादा क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादा क्रिएट करने से वैल्यूएशन अलाउंस अपना डेफर्ड टैक्स एसेट क्या हो रहा है? कम, और डेफर्ड टैक्स एसेट कम हो रहा है तो फॉर्मूला में डेफर्ड टैक्स एसेट प्लस है कि माइनस है? माइनस है, तो डेफर्ड टैक्स एसेट तो उनको बढ़ाना चाहिए सब, तो वैल्यूएशन अलाउंस क्या कर देगा? कम। They will decrease the valuation allowance so that deferred tax asset goes up and income tax expense what? Falls. ओके, और जब वो लोग को इनकम कम करना है तो वैल्यूएशन अलाउंस ज्यादा क्रिएट कर देगा जिससे डीटीए कम हो जाए और इनकम टैक्स एक्सपेंस क्या हो जाए? वाया द इक्वेशन। तो इक्वेशन था आईटी एक्सपेंस इक्वल टू टैक्सेस पेबल प्लस डेल्टा डीटीए माइनस डेल्टा डीटीए। तो अगर एक एनालिस्ट देख रहा है कि वैल्यूएशन अलाउंस कंपनी का चेंज हुआ है वगैरह, तो इन दैट केस उसको रिवर्स करने का दरकार पड़ सकता है। They may ask us that you reverse back the valuation allowance which was created. जो चेंज हुआ उसको रिवर्स बैक करना, ठीक है? तो वैल्यूएशन अलाउंस जो है वेरी स्केप्टिकल एरिया, मतलब एज एन एनालिस्ट यू लुक एट इट विद स्केप्टिसिज्म, यू डोंट लाइक वैल्यूएशन अलाउंस फॉर स्टफ बिकॉज़ मैनेजमेंट कीप्स ऑन प्लेइंग विद द वैल्यूएशन अलाउंस फॉर फिगर, ठीक है? तो वैल्यूएशन अलाउंस इज द नॉन रिकवरेबल पोर्शन ऑफ द डेफर्ड टैक्स एसेट, ओके, इज व्हाट इज टू बी केप्ट इन माइंड। वैल्यूएशन अलाउंस, ठीक है? यहाँ पे क्या लिखा है? इनकम टैक्स एक्सपेंस का फॉर्मूला दिया हुआ है, एक मिनट। इनकम टैक्स एक्सपेंस जो निकाल लिए, अगर उसको डिवाइड करेंगे टैक्सेबल डिवाइड करेंगे अकाउंटिंग इनकम से, किससे? अकाउंटिंग इनकम से, तो लिखेगा इफेक्टिव टैक्स रेट। इफेक्टिव टैक्स रेट का फॉर्मूला क्या है? आईटी एक्सपेंस डिवाइडेड बाय अकाउंटिंग इनकम। आईटी एक्सपेंस डिवाइडेड बाय अकाउंटिंग इनकम दैट इज इक्वल टू इफेक्टिव टैक्स रेट। आईटी इनकम डिवाइडेड बाय IT expense divided by accounting income that is equal to effective tax rate. What are the reasons for which effective tax rate is not equal to statutory tax rate? Number one, permanent difference. Number two, temporary क्या थोड़ी है? Number two, change in tax rates. Change in tax rate ना हो सकता है फ्यूचर टैक्स रेट जो अलग होने वाला है, तो हम लोग DTA का चेंज अलग टैक्स रेट से निकाला है, और टैक्सेबल इनकम जो टैक्सेस पेबल निकला है वो तो इस साल का टैक्स रेट से निकला है, और जो चेंज इन DTA है वो तो फ्यूचर टैक्स रेट से निकले हैं, उसके कारण तो इफेक्टिव टैक्स रेट गड़बड़ होगा, ठीक है? बिकॉज़ ऑफ दैट तो इफेक्टिव टैक्स रेट इज इक्वल टू इनकम टैक्स एक्सपेंस डिवाइडेड बाय अकाउंटिंग इनकम, और अकाउंटिंग इनकम कैसे निकाला था? टैक्सेबल इनकम प्लस माइनस एडजस्टमेंट फॉर PDA and TDA, परमानेंट डिफरेंस, टेम्पररी डिफरेंस। खैर ये जो पूरा पार्ट था ना, ये पूरा पार्ट जनरली हार्डकोर फॉर्मूलाज था समझने वाला, जो कि क्वेश्चंस जहाँ पे एडजस्टमेंट्स है वहाँ पे कम ही स्कोप होता है, एक्सेप्ट वैल्यूएशन अलाउंस वाला पार्ट जो अपने को करना पड़ता है वो नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ है। ओके, लेवल 2 में जो काम आएगा ज्यादा वो नेक्स्ट वाला पेज है कि DTL इज अ लायबिलिटी और इक्विटी। DTL इज अ लायबिलिटी और इक्विटी। तो इफ यू रिमेंबर what is our example of DTL? Accelerated versus straight line. So if a company is growing and it's using more and more plant and machinery every year, on which accelerated depreciation versus straight line is occurring,
तो इन दैट केस जो ओल्ड मशीन है जिसमें रिवर्सल का बारी आ रहा है उसके पहले तो डबल नया मशीन खरीदा जा रहा है. तो वी यूज्ड टू से दैट जनरली फॉर ग्रोइंग फर्म्स who are procuring more and more property, plant and equipment, उनके लिए DTL is never payable, कभी पे नहीं करनी. Deferred tax liability seems to be permanently deferred और आपको पे नहीं करना है. तो अगर वैसा liability बुक्स पे खड़ा है, वो liability नहीं equity है, वो liability नहीं equity है. तो debt कम होगा, equity ज़्यादा होगा, debt equity ratio will what fall. Deferred tax liability is a long-term debt now. Is it a statutory debt, legal debt? No. It is just an accounting term created. So if the deferred tax liability is never going to be paid, why? Because the firm is growing. So in that case, you are supposed to treat the DTL as what? Equity. So long term debt कम करेंगे, equity ज़्यादा करेंगे, तो debt equity ratio will fall. Debt equity ratio will fall. But if deferred tax liability is supposed to reverse हो जाएगा, so in that case it should be treated as what? Debt. वहाँ लिखा है, a deferred tax liability should be treated as a liability when deferred tax obligations are expected to decline over time. Deferred tax obligations are expected to decline over time. A deferred tax liability should be treated as equity when the company continues to acquire new assets with deferred tax liability expected to remain stable or grow. Changes in tax laws of the company's operations may lead to deferred taxes that are never paid. Okay? हो सकता है कुछ ऐसा आइटम बन जाए जिससे आपको जो टैक्स बाद में पे करना था, कुछ टैक्स लॉ चेंज हो गया, कभी भी पे नहीं करना पड़ेगा. ठीक है? So that's the case of deferred tax liability. Page number 89, bond. Bond में discussion था coupon rate, market rate at the time of issuance and market rate today. Coupon rate oblique market rate at the time of issuance oblique market rate today. Coupon rate, market rate at the time of issuance and market rate today. US GAAP और IFRS थर्ड वाले पे नीचे बात करें. ओके, वो लोग इसको पकड़ते हैं बीच वाला क्या market rate at the time of issuance, which means that the outflow at the CFO, जो CFO में outflow दिखाया जाता है, outflow तो CFO में जो आउटफ्लो दिखाया जाता है वो होता है par value into coupon rate ना. What is the amount that the company pays every year? The par value into the coupon rate. Par value into the coupon rate. But what is the interest expense that is shown in the books? Carrying value into market rate at the time of issuance. Interest expense in the books is equal to beginning carrying value into market rate at the time of issuance. Interest expense in the books is equal to carrying value into market rate at the time of issuance ना. At the time of issuance, which means numbers के help से एकदम clear हो जाता है ये वाला part. If a company issues a bond at a discount, 1000 face value, 10% coupon bond at a discount, at suppose 860 पे company issue किया bond discount पे. तो in that case कंपनी का खर्चा केवल 10% ऑफ 1000 नहीं है. कंपनी का खर्चा वो भी तो है जो 140 रुपए करती है. कंपनी का खर्चा केवल वो 10% ऑफ 1000 नहीं है. कंपनी का एक्सपेंडिचर वो भी तो है जो 860 आया और जाएगा कितना 1000 आया 860 जाएगा कितना 1000 तो वो 140 तो खर्चा है. तो we used to acknowledge it this way कि the interest expense in the P&L account should be equal to the coupon plus the amortization of discount. Interest expense in the P&L should be equal to coupon plus the amortization of discount. Coupon plus the amortization of discount. You remember the pull to par effect bond का basics. तो अगर discount bond है, it will tend towards what par. तो 860 का bond बुक्स पे पहले 860 पे लिखा है. Carrying value was 860. एक साल बाद कितने पे लिखेगा 880. और एक साल बाद 900. और एक साल बाद 940. और एक साल बाद 990. तो इस तरह से बढ़ेगा जबकि मार्केट रेट एट द टाइम ऑफ इशुएंस क्या है कांस्टेंट. तो इफ यू अप्लाई अ कांस्टेंट रेट ऑन द राइजिंग फिगर इंटरेस्ट एक्सपेंस विल टू राइज और फॉल राइज. मतलब फॉर डिस्काउंट बॉन्ड्स इंटरेस्ट एक्सपेंस राइजेस. इंटरेस्ट एक्सपेंस राइजेस एवरी ईयर. ओके, राइजेस एवरी ईयर. इंटरेस्ट एक्सपेंस इक्वल टू कूपन प्लस द amortization of discount. यानी amortization of discount takes place at a faster rate as maturity approaches. Amortization takes place at a faster rate as maturity approaches. As maturity approaches. What is the carrying value of debt?
The carrying value of debt at any point of time is the present value of the future cash flows discounted at what? Market rate at the time of issuance. The carrying value of debt is equal to, अगर हम 3 साल पहले डेट इशू किए थे, उसको बुक्स पे कितना भी दिखाना है, उसका जो आने वाला साल का कैश फ्लोज है, उसका प्रेजेंट वैल्यू कौन से रेट से, आज का YTM नहीं, उस समय का YTM जब बॉन्ड इशू हुआ था, उस समय का YTM जब बॉन्ड इशू हुआ था. Market rate at the time of issuance. That is what US GAAP IFRS required. तो डिस्काउंट बॉन्ड में इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है कूपन प्लस एमोर्टाइजेशन ऑफ डिस्काउंट. प्रीमियम बॉन्ड में क्या होता है? कूपन माइनस एमोर्टाइजेशन ऑफ प्रीमियम. प्रीमियम बॉन्ड में बिकॉज कूपन तो ज्यादा है, अगर तो पीएन पे इशू किया तो एक्स्ट्रा फायदा जो हुआ वो फायदा भी तो पीएन को एंजॉय करने दो. तो इंटरेस्ट एक्सपेंस क्या रिपोर्ट होता है? कम रिपोर्ट होता है as compared to कूपन जो पे कर. ठीक है. यहाँ पे केवल एक ही क्वेश्चन बनता है इस एरिया में, ये सब तो हम बोला था इसके याद दिलाने के लिए. केवल एक ही क्वेश्चन बनता है कि मार्केट वैल्यू ऑफ डेट वर्सेस कैरिंग वैल्यू ऑफ डेट. सीवी लिखा हुआ है सीवी. आई एम सेइंग मार्केट वैल्यू ऑफ डेट वर्सेस कैरिंग वैल्यू ऑफ डेट. You should as an analyst convert the carrying value of debt into market value. You should convert the carrying value of debt into market value. What is the market value of debt? Bond ka. Point number 1. It is the present value of the future cash flow discounted at the market rate today. But what is the carrying value of debt? It is the present value of the future cash flow discounted at the market rate at the time of issuance. Which means that if we have long term, first word, long term, this is important. If we have long term fixed coupon, fixed rate, long-term fixed rate debt, long-term fixed rate debt, where market rate has changed, then in that case analytical adjustment is called for. If you have long-term, काफी साल बाकी है, fixed rate debt where market rate has changed, analytical adjustment is called for. Okay, which means figures से जाने के पहले, अगर बाजार में market rate बढ़ गया है, बाजार में market rate बढ़ गया है, तो market value of debt गिर गया है. बुक्स में जो डेट दिखाया जा रहा है वो ज्यादा दिखाया जा रहा है, वो ज्यादा से टर्म की कमती दिखाया जाना चाहिए था. तो अगर आप एडजस्ट करोगे तो डेट कमती लोगे तो डेट इक्विटी रेशियो क्या हो जाएगा? डेट इक्विटी रेशियो लोअर हो जाएगा बिकॉज़ डेट को एडजस्ट करेंगे तो डेट इक्विटी रेशियो लोअर हो जाएगा. ठीक है. तो वी शुड रिड्यूस द वैल्यू ऑफ डेट इफ द मार्केट रेट हैज गॉन अप. दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल टू एक्सप्लेन दिस. लुक एट दिस एग्जांपल. An analyst is examining a company with the following bond issues. The analyst believes that the computing debt equity based on market value of debt is more relevant than using carrying value. Perfect. Company's rate for new borrowing is 8.5%. 8.5% highlight. इससे market value निकलेगा. 8.5% ये current market rate है. Bond A, Bond B, Bond C. Bond A का coupon rate 10%. Par rate when bond was issued 11%. And your books पे डिस्काउंट पे ट्रेड हो रहे हैं. बुक्स पे डिस्काउंट पे ना बिकॉज़ 11 से 10 पे ट्रेड हो रहे हैं. बट कितना साल बाकी है? 1 ईयर. हो सकता है वो 30 साल का बॉन्ड था, 29 साल तो बीत गया, तो पार के आके सट गया होगा. माने मार्केट वैल्यू इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू कैरिंग वैल्यू इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू पार. ओके, राइट दैट बगल में बॉन्ड के एमबी मार्केट वैल्यू approximately equal to CV carrying value approximately equal to par. MB approximately equal to CV approximately equal to par. ठीक है, approximately का सिंपल होता है. MB approximately equal to CV approximately equal to par. इसका मतलब is analytical adjustment a big one? No. कर भी देगा तो $65 का फर्क पड़ेगा, क्या मतलब उससे? ठीक है. वैसे अंडरस्टैंडिंग वाइज तुमको ये समझ में आ रहा है? अगर अपने इसको एडजस्ट करते हैं तो अपने इसको प्रीमियम पे दिखाने वाले हैं. गौर से देखो, अगर तुम इसको एडजस्ट करता है, ये भी डिस्काउंट पे दिख रहा है, डिस्काउंट पे दिख रहा है, ये स्टूडेंट को समझ में आ रहा है? क्योंकि 11% से टने में दाम पे दिख रहा है बुक्स पे, और तो किससे टाने वाले 8.5. तो 8.5 तो कूपन रेट से कम है, तो 10 का चीज को 8.5 से टाने का तो क्या आएगा? प्रीमियम. यू विल बी जंपिंग फ्रॉम डिस्काउंट टू प्रीमियम ना. ये बॉन्ड पक्का से बुक्स पे हो सकता है 995 992 में दिखा रहा होगा, और अगर 8.5 से टालते हैं तो आएगा 1010. तो $18 का एडजस्टमेंट का बात है, $18 का एडजस्टमेंट का बात है. ठीक है. तो पर डिस्काउंट से प्रीमियम को समझ में आना चाहिए. जरा सा है तो छोड़ो. बॉन्ड भी तो फ्लोटिंग बॉन्ड है, फ्लोटिंग बॉन्ड में कोई डिस्कशन नहीं.
ठीक है, बॉन्ड सी